मैम वॉइस नहीं आपकी आ रही। अच्छा, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में हम सभी के समक्ष आरती अपना प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर रही हैं। पिछले 2 दिनों से आरती ने ही ग्रुप डायनामिक्स पे हम सभी के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन रखा है। आज संभवतः उनका ये लास्ट डे होगा प्रेजेंटेशन का, तो आरती आप प्रेजेंट कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो अपना प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। मैम स्लाइड शो हो रही है ना? हाँ, दिख रही है, स्लाइड आपकी दिख रही है प्रॉपरली। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून क्लास। जैसा कि हम लोगों ने कल ड्राइवर का वर्गीकरण पढ़ लिया था, समूह का वर्गीकरण कैसे हुआ, सन्नर का पढ़ लिया था, कूले का पढ़ लिया था, और एक अन्य प्रकार से भी है समूह का वर्गीकरण, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, एक खुला समूह और बंद समूह। जैसा कि इसमें मैंने पॉइंट में लिखा है कि खुले समूह में कोई भी सदस्यता ले सकता है, यानी कि ये एक ऐसा समूह है जिसमें जो व्यक्ति योग्य है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जैसे आयु की एक निर्धारित सीमा होती है, ये सब होता है, लेकिन ले सकता है। जैसे इसके उदाहरण हम बता सकते हैं, राजनीतिक दल हुआ, ट्रेड यूनियन हुआ, ये सब जो आते हैं ये खुले समूह में आते हैं। और दूसरा लिखा गया है कि बंद समूह, इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति इसमें भागीदारी करे ये नहीं मतलब संभव है, क्योंकि ये ऐसे समूह होते हैं जिनमें विशेष व्यक्तित्व की जरूरत होती है। जैसे कि जाति पर आधारित जो समूह होते हैं, वर्ग पर आधारित जो समूह होते हैं, उनमें केवल विशेष व्यक्तित्व यानी उसी जाति का व्यक्ति या उसी वर्ग का व्यक्ति ही भाग ले सकता है, उसी मतलब वही सदस्य बन सकता है। तो इस प्रकार से भी तो अन्य प्रकार का एक वर्गीकरण हुआ। जितने भी वर्गीकरण हमने पढ़े उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भी व्यक्ति है ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही समूह का सदस्य हो। जैसे ड्रेवर ने बताया, सन्नर ने बताया, उस अनुसार वह कई समूहों का भी सदस्य हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, जैसे एक छात्र है, एक अपने परिवार का सदस्य तो होता है ही, साथ ही वह उस विद्यालय का भी सदस्य होता है, उस विद्यालय जिसमें वह अध्ययन करता रहता है, उस कक्षा का भी सदस्य होता है जिसमें उसकी क्लासेस चलती रहती हैं। इस तरह से यह निर्णय हम अंतिम में निकाल सकते हैं कि समूह का वर्गीकरण क्या कहता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो समूह निर्माण की प्रक्रिया होती है वह किस तरह से होती है। तो समूह निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये आराम की अनुभूति और सुरक्षित रहने की दृष्टि से समूह निर्माण किया जाता है। ट्रकमैन ने 1965 में समूह निर्माण की प्रक्रिया को 5 विकासात्मक प्रक्रमों में गुजारा है। जो आगे पॉइंट में पहला पॉइंट आपको दिया गया है, निर्माण की अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें लोग प्रथम बार मतलब पहली बार मिलते हैं और इनके लक्ष्य निश्चित नहीं रहते हैं। पहली बार मतलब मिले एक बस केवल थोड़ा सा जान परिचय होता है, निश्चितता नहीं रहती कि क्या लक्ष्य बने हैं क्या नहीं बने हैं। तो इस अवस्था में लोग एक दूसरे को जानने का केवल प्रयत्न करते हैं। जैसे कि ओरिएंटेशन होता है हम लोग की क्लास, एक थोड़ा मोटा मोटा कर सकते हैं, ओरिएंटेशन क्लास में हम लोग आते हैं उस तरह का। तो ये होता है पहला निर्माण अवस्था, मतलब पहली, इसको इंग्लिश में फॉर्मिंग कहते हैं। फॉर्म मतलब रूप धारण करता है कि केवल हमको समूह में बंधना है या समूह के सदस्य के रूप में आना है। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था आती है स्टॉर्मिंग, जिसे झंझावात कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, समूहों के सदस्यों के मध्य क्या लक्ष्य होंगे, लक्ष्य की कैसे प्राप्ति की जाएगी, नियम क्या होंगे, आदि प्रश्नों को लेकर विचार विमर्श होता है। यहाँ तक कि कभी कभी द्वंद्व भी रहता है। इन सभी के प्रश्नों का उत्तर के लिए सभी सदस्यों के मन में विचार चलता रहता है, मन में भिन्नताएं भी होती हैं। तो इसीलिए इस चूंकि स्टोरी में होता क्या है, तूफान टाइप का झंझावात, मतलब थोड़ा सा हौच पौच, मतलब एकदम क्लियर नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, द्वंदात्मक स्थिति रहती है, इसीलिए यह अवस्था स्टॉर्मिंग कहलाती है। इस तरह ये दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था क्या होती है? तीसरी अवस्था होती है प्रतिमान अवस्था। प्रतिमान अवस्था को इंग्लिश में नॉर्मिंग कहते हैं। नॉर्मिंग ऐसी अवस्था होती है जो द्वितीय अवस्था यानी झंझावात से इसकी अवस्था के दौरान ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए जाते हैं। समूह में इन नियमों का जो नियमों का निर्णय लिया था उसी को प्रतिमान कहा जाता है। ये प्रतिमान जो होते हैं समूह के व्यवहारों को निर्धारित करते हैं, और निर्धारित व्यवहार को निर्धारित करने हैं तो आधार प्रदान ही करते हैं। फिर चौथा जो पॉइंट आया हुआ है
वो जो है प्रक्रिया में क्या आता है, निष्पादन की अवस्था। इस निष्पादन की अवस्था मतलब परफॉर्मिंग से शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ कार्य करने की बात कही गई होगी। तो इसमें क्या होता है, समूह की संरचना इस अवस्था तक विकसित हो जाती है कि अब इसमें जो व्यक्ति सदस्य होते हैं वो कार्य करने लगते हैं, मतलब कार्य करते हैं, और सभी सदस्य अपने लक्ष्य की जो लक्ष्य बनाए होते हैं उसकी प्राप्ति होती, जो जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको कार्य करने में संलग्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद पांचवा स्टेप आता है, पांचवा और अंतिम स्टेप जो है वो है समापन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, पहले निष्पादन वाले में कार्य में संलग्न हो गए और इस वाले में समापन, एडजर्निंग मीन्स समाप्त करना है। इस शब्द से ही एकदम क्लियर है कि इस अवस्था में समूह का कार्य पूर्ण हो जाता है एवं लक्ष्य की प्राप्ति पूर्ति हो जाती है, लक्ष्य की जो प्राप्ति होती है वो मिल जाती है। तो इससे अंतिम में क्या होता है, ये समूह भंग हो जाता है। जैसे कि हम लोग अभी इसका सबसे बहुत अच्छा उदाहरण यह है कि हम लोग का एक समूह है एमएड का, जब हम लोग एमएड पास कर लेंगे, हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे तो यह समूह भंग हो जाएगा, यानी कि हम कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, मतलब सब अपने अपने अलग अलग गंतव्य स्थानों पर चले जाएंगे। इस तरह से यह अंतिम अवस्था होती है जो समाप्ति की अवस्था होती है। ये किसके द्वारा कहा गया था कि ये 5 अवस्थाएं होती हैं, तो ये टक मैन के द्वारा कहा गया था 1965 में, उनके अनुसार कहा गया था। तो अब आगे चलते हैं जो कि इंटरपर्सनल रिलेशन था, ग्रुप डायनेमिक्स। उसके बाद ये जो लास्ट था ग्रुप डायनेमिक्स में, इंटरपर्सनल रिलेशन, समूह के बाद समूह निर्माण प्रक्रिया, ग्रुप प्रोसेस, फिर इंटरपर्सनल रिलेशन। तो इंटरपर्सनल रिलेशन पे अब हम आते हैं। तो इसमें है कि इंटरपर्सनल रिलेशन जो होता है उसके बारे में मैंने एक पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि व्यक्तियों के बीच एक मजबूत घनिष्ठ संबंध या परिचय, मतलब ये जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक मजबूत, गहरा या घनिष्ठ संबंध का परिचय होता है। जो अब दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है आपको, अल्पावधि से लेकर दीर्घ अवधि तक, यानी ये घनिष्ठ संबंध जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक हो या बहुत छोटे समय तक हो, या लंबे समय और छोटे समय दोनों में भी हो सकते हैं और मध्यम समय में भी हो सकते हैं। और यह संबंध किस तरह से जुड़ता है, चूंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो उस समाज में रहते हुए उसको क्या कहते हैं कि प्यार की आवश्यकता होती है, एकजुटता की आवश्यकता, क्योंकि उसके जो सामाजिक पूर्तियां हैं, मतलब वो अपना जरूरत जो पूरा करता है वो इसके अनुसार ही उन्हीं के कारण ये पारस्परिक संबंध बनाता है। तो अनुमान के द्वारा कि हाँ ये व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है तब भी पारस्परिक संबंध बनाता है। प्रेम हुआ, एकजुटता के कारण हमारा गांव है, हमारा देश है, हमें एकजुट रहना चाहिए। नियमित व्यापार, जैसे व्यापारियों में क्या होता है, नियमित व्यापार करने के लिए मान लीजिए कोई छोटा सेलर है, बड़े सेलर से पारस्परिक संबंध बनाए रखता है, फिर उसके बाद नीचे अपने से नीचे वाले सेलर से पारस्परिक संबंध बनाए रखता है। तो ये इस प्रकार का संबंध बनाए रखते हैं। या इसी मतलब जैसे जी ये हमने उदाहरण दिया, इसी तरह से और भी कई सामाजिक प्रतिबद्धताएं होती हैं। जैसे कि कई एनजीओ जो चलते हैं उनमें भी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धता होती है कि हमको ये करना है, तो वो लोग उस वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो भी पारस्परिक संबंध बनाए रखते हैं। तो इस तरह से क्या है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है और अन्य प्रभावों को के रिफरेंस में, अन्य प्रभाव के रिफरेंस में, सामाजिक प्रभाव के रिफरेंस में इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, परिवार हो गया, रिश्ते संबंध हो गए, दोस्ती हो गया, विवाह हो गया, सहयोगियों के साथ संबंध हो गया, क्लब हो गया, पड़ोस हो गया, पूजा के स्थानों में हो गया। इन तरह से अलग अलग तरह के संबंध पाए जाते हैं, लेकिन इन सब में भी पारस्परिक संबंध होते हैं। और जो कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसमें कानूनी तौर पर लिखा पढ़ी होती है, तो उनको कानूनी तौर पर कानूनन पारस्परिक संबंध कहा जाता है, जिसे कानून, कस्टम या पारस्परिक समझौते द्वारा विनियमित किया जा सकता है। इस तरह से जो भी पारस्परिक संबंध है उसका मेन आधार होता है व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करना और क्या कहते हैं, सामाजिक प्रतिबद्धता का होना। और पारस्परिक संबंध, एक मैंने लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अध्ययन के क्षेत्र के रूप में। ये अध्ययन के क्षेत्र के रूप में इसलिए लिखा गया है कि यह एक अध्ययन की शाखा भी बन चुकी है। इंटरपर्सनल रिलेशन जो है एक शाखा भी बन चुकी है। इसमें क्या होता है कि जो ये संबंध है सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं में शामिल है, जैसे समाज शास्त्र में शामिल है, संचार अध्ययन में शामिल है, मनोविज्ञान में शामिल है, जैसा हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मानव विज्ञान में भी शामिल है, सामाजिक कार्य जैसे विषयों में इसको इंटरपर्सनल रिलेशन को
शामिल किया गया है। 1990 के दशक में जो वैज्ञानिक अध्ययन हुए थे उनका विकास हुआ और फिर इसे इंटर रिलेशनशिप साइंस का रूप दे दिया गया था, जो जिसका जो है वो डेटा और उद्देश्य विश्लेषण और निष्कर्षों के आधार पर खुद को अचूक लक्ष्य या छद्म विशेषज्ञों से अलग करता था। यानी कि ये नहीं है कि केवल रिलेशन होते ही थे, लेकिन ये एक विषय के रूप में जब आया तो वो डेटा कलेक्ट भी करता था, उद्देश्य जो निर्धारित होते थे उसका विश्लेषण भी करता था, निष्कर्ष भी निकालता था और अंतिम लक्ष्य निकालता था किस लिए पारस्परिक संबंध जुड़े हुए हैं। इसलिए कह रहा है यह छद्म विशेषज्ञों से अलग करता था। पारस्परिक संबंध जो है वो गणितीय समाजशास्त्र का भी एक विषय है। अब आगे हम आते हैं पारस्परिक संबंधों के प्रकार। पारस्परिक संबंधों के प्रकार में 3 प्रकार के संबंध मुख्य हैं। बहुत सारे अन्य तरह से भी पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 3 तरह के हैं। घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध में क्या होता है, इसमें आमतौर पर रोमांटिक रिश्तों को अनगिनत तरीकों से परिभाषित किया जाता है। जैसे रोमांटिक मीन्स ये नहीं है कि केवल एक लड़की लड़का वाला प्यार। रोमांटिक मीन्स होता है, जैसे रोमांटिक अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, अगर इंग्लिश लिटरेचर हो, उस तरह का रोमांटिक है ये। इसमें क्या होता है, लेखक हुए, दार्शनिक हुए, धर्म हुए, वैज्ञानिक हुए, आधुनिक दिनों के संबंधित सलाहकार हुए, इनके द्वारा जो है एक आपसी संबंध बनाया जाता है। इस तरह को मतलब कोई भी घनिष्ठ संबंध, जैसे एक दार्शनिक के प्रति रख रहा है या निष्ठा रख रहा है, धर्म के प्रति रख रहा है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पे रख रहा है, तो ये इस तरह के हैं। इसके लिए जो घनिष्ठ संबंध है इसके बारे में स्टनबर्ग ने अपना त्रिभुज का सिद्धांत दिया है और फिशर ने प्यार का सिद्धांत दिया है। और स्टनबर्ग ने अंतरंगता, जुनून और प्रतिबद्धता के मामले में प्यार क्या होता है इसे परिभाषित भी किया है। इन्होंने दावा किया है कि अलग अलग रोमांटिक रिश्ते में अलग अलग स्तरों में जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो मौजूद होते हैं। और फिशर ने प्यार के जो है 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला आकर्षण हुआ, दूसरा रोमांटिक प्यार हुआ और तीसरा इन्होंने बताया कि लगाव है। ये फिशर के अनुसार इन्होंने बताया है। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जो किसी भी लिंग के 2 लोग या लोगों के समूह जो रोमांटिक संबंध जिनके बीच मौजूद होते हैं वह सब घनिष्ठ संबंधों में आता है। ये फिशर कह रहे हैं, फिशर के अनुसार है। और आगे पूरा हम निष्कर्ष बताएंगे कि तीनों के हिसाब से निष्कर्ष क्या निकला। फिर उसके बाद आता है रोमांस। रोमांस क्या है, रोमांस को प्यार के रूप में दिया गया है। रोमांटिक रिश्ते की एक एकल परिभाषा गुणवत्ता प्यार की उपस्थिति होती है, मतलब जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्यार हो। इसलिए प्रेम को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल होता है। हजान और स्वान प्यार को किस तरह परिभाषित करते हैं कि उन्होंने मतलब हजान और स्वान ने एन्सवर्थ के अनुलग्नक सिद्धांत का उपयोग करते हुए निकटता, भावनात्मक समर्थन, आत्म अन्वेषण और अलगाव संकट को शामिल करते हुए जब प्रियजन अलग होता है, प्यार के लिए आवश्यक होने के आमतौर पर अन्य घटक शारीरिक आकर्षण, समानता, पारस्परिक और स्वयं प्रकटीकरण होते हैं। ये इन्होंने कहा है, क्या कहते हैं, हजान और स्वार ने प्यार को परिभाषित किया, मतलब जितनी चीजें आई हैं, भावनात्मक समर्थन हो, आत्म अन्वेषण हो, ये सब प्यार के अंतर्गत उन्होंने बता दिया है। समानता हो, पारस्परिकता हो, स्वयं प्रकटीकरण हो, ये सब कुछ। अब आते हैं आध्यात्मिक प्रेम के अंदर। आध्यात्मिक प्रेम क्या होता है, वो एक रोमांटिक संबंध तो होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि रोमांटिक केवल एक लड़की लड़का का नहीं होता है। रोमांटिक एरा जो चला है उसके अनुसार अगर आप जानेंगे बहुत विस्तृत है ये। तो ये एक अंतरंग प्रेम तो होता है, लेकिन गैर रोमांटिक एक प्लेटोनिक रिश्ते की तरह होता है। तो ये मतलब भावनात्मक रूप से इन सबसे ऊपर जो होते हैं, जैसे आपका जैसे गुरु दूर है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रूप से उससे जुड़े हैं, भक्ति मतलब उसकी अंदर से आप भक्ति करते हैं अपने गुरु के प्रति, अपने माता के प्रति या अपने ईश्वर के प्रति, तो ये क्या होता है, आध्यात्मिक प्रेम होता है। तो इस तरह से ये आध्यात्मिक प्रेम हो गया। पारस्परिक संबंधों में ये भी एक प्रकार का संबंध ही होता है। व्यक्ति कहता है हमारा गुरु से आध्यात्मिक संबंध है या माता से आध्यात्मिक संबंध है। जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर आता है कि पारस्परिक संबंध के विकास के चरण क्या क्या हैं। पारस्परिक संबंध के विकास के चरण जो हैं
अब ये अंतर्वैयक्तिक संबंध का स्वरूप जो होता है, जो भी अंतर्वैयक्तिक संबंध का स्वरूप होता है, वो गतिशील होता है, वे निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जीवित प्राणियों की तरह जो संबंध की शुरुआत होती है जीवन काल और अंत तक होती है। जैसे जैसे लोग एक दूसरे के को जानने और भावनात्मक रूप से करीब आने लगते हैं, ये संबंध फिर धीरे धीरे विकसित और बेहतर होते जाते हैं। इस तरह से जब संबंध बेहतर होते जाते हैं या लोग एक दूसरे से मान लीजिए या तो बेहतर होने लगते हैं या तो फिर दूर ही हो जाते हैं। ये लोग या तो मतलब जब अपने में मशगूल जीवन में मशगूल होते हैं तो नए नए संबंधों का निर्माण करते हैं। कभी कभी ये संबंध सुचारू रूप से चलते हैं और कभी कभी ये संबंध बिगड़ने लगते हैं। इसके द्वारा मतलब इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक जॉर्ज लेविंगर द्वारा प्रस्तावित मॉडल को संबंधों के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावशील मॉडलों के रूप में माना गया है। अगर पूछा जाए संबंधों के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावशाली मॉडलों में किसका मॉडल है, तो मनोवैज्ञानिक जॉर्ज लेविंगर द्वारा प्रस्तावित मॉडल जो है वो है। इसी मॉडल को इतरलिंगी वयस्क रूमानी संबंधों का वर्णन करने के लिए तैयार किया गया था। इसको जॉर्ज लेविंगर द्वारा प्रस्तावित मॉडल को लेकिन अन्य प्रकार के जो अंतर्वैयक्तिक संबंध के लिए इस्तेमाल होता है वो भी आवाज नहीं आ रही मैम? अब आ रही है? आरती, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। अभी जिसने भी बोला है वो एक बार अपना नेट की कनेक्टिविटी देख लो बेटा आप। ओके मैम। तो यस मैम, थैंक यू मैम। अन्य प्रकार के अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है इसका भी इस्तेमाल जो है लेविंगर द्वारा प्रस्तावित जो मॉडल है उसमें किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट लिखा हुआ है ये मॉडल की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी मॉडल के अनुसार ही मैंने ये 5 पॉइंट लिखे हैं। तो इस मॉडल के अनुसार संबंध का स्वाभाविक विकास जो है वो 5 चरणों में होता है। सबसे पहले क्या होता है, परिचय। इसमें क्या है, किसी के साथ परिचय, पूर्व के रिश्ते हुए, शारीरिक निकटता हुई है, पिछली छाप हुई और कई अन्य कारक जो है ये सब इस परिचय के अंतर्गत आते हैं। यदि दो लोग एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो उनके बीच निरंतर अंतःक्रिया, जैसे मतलब कंटिन्यू व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क बनाए रहे, उन्हें अगले चरण तक ले जा सकती है। लेकिन परिचय अक्सर सदैव के लिए होता है। मतलब व्यक्ति परिचय सदैव तभी करता है कि जब थोड़ा सा लंबा रिश्ता वो बनाए रखना चाहे। थोड़ी देर के लिए मिले तो वो परिचय नहीं कहलाता है। लेकिन कहता नहीं मेरा उनसे परिचय है, अच्छा खासा परिचय। तो इसके बाद आता है विस्तार। इस चरण में क्या होता है, इस चरण के दौरान लोग एक दूसरे का विश्वास करना, ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। जब विश्वास, जैसे परिचय हो गया, जैसे आपने कोई मित्र बना, मतलब पहले परिचय हुआ, फिर उसके बाद ये होता है कि हाँ हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। हाँ तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या नहीं जरूरत है, इस तरह की बातें होती हैं। इसमें संगतता की आवश्यकता, समान पृष्ठभूमि एवं लक्ष्य जैसे कारक संबंध को आगे बढ़ाते हैं। मतलब संगतता मतलब एक जैसा उनका जो उद्देश्य है, समान पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि से आना है, यानी ये जो नहीं है कि जाति वर्ग या गरीब या अमीर, मतलब किसी पृष्ठभूमि से मतलब यह है कि आपका चाहे पढ़ने का आधार हो, चाहे नौकरी का आधार हो, इस तरह से पृष्ठभूमि आती है। और लक्ष्य भी इसमें जरूरी होता है कि किस लक्ष्य से आप आए हैं, तो ये संबंध उसके दौरान चलते हैं और इसमें विस्तार होता है। आगे जो है निरंतरता। निरंतरता इस चरण में क्या होता है, एक दीर्घकालीन रिश्ते, रूमानी रिश्ते या शादी के प्रति पारस्परिक प्रतिबद्धता दिखाई देती है। यानी कि जो भी रिश्ते अभी पहले परिचय हुआ, विस्तार हुआ कि हम ख्याल रखेंगे, फिर ये रिश्ते और थोड़ा व्यापक हो जाते हैं और घनिष्ठ रहते हैं। तो ये शादी के रिश्ते में भी परिवर्तित हो सकते हैं या दीर्घकालीन रिश्तों के में, जैसे दोस्त के व्यक्ति कहते हैं मेरा बहुत पुराने मित्र हैं, तो इस तरह से इसमें आता है। ये सामान्यतः एक लंबी और अपेक्षाकृत रूप से स्थिर अवधि होती है। इस समय के दौरान भी निरंतर वृद्धि और विकास घटित होता रहता है। संबंध बनाए रखने के लिए आपसी विश्वास इसमें काफी महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि ये विश्वास पे ही टिका होता है, इसलिए निरंतरता की मतलब तीसरे चरण को प्राप्त कर पाता है। फिर इसके बाद क्या आता है कि लिखा है बिगड़ना। ये बिगड़ना जो है ये सभी रिश्तों पारस्परिक संबंध के सभी चरण में शामिल हो, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन किसी किसी चरण में कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तों में गिरावट आने लगती है, जैसे बोरियत होने लगे या रोज होने, जैसे किसी से दोस्ती किए एक सीमा तक, कभी कभी होता है यार उबन हो गई उनकी यही गप सुनते सुनते या ये वो। तो इस तरह से जब रोष या असंतोष प्रकट होने लगता है तो व्यक्ति धीमे धीमे संवाद कम करने लगता है, और जब संवाद कम करने लगता है तो एक दूसरे के प्रति जो सहयोग की भावना होती है या
समर्पण की भावना होती है वो भी कम होने लगती है। तो इस तरह से यह गिराव की स्थिति में चला जाता है। साथ ही साथ इसमें विश्वास की तक कमी हो जाती है और विश्वासघात भी शुरू हो जाता है। तो ये बिगड़ना ऐसा स्तर है जो किसी किसी रिश्तों में होता है, सभी रिश्तों में नहीं होता है। फिर अंतिम में है अंत। ये चरण क्या दिखाता है? अंत शब्द से ही क्लियर है अंत। इसमें अंत संबंधों का अंत दर्शाता है। यह एक स्वस्थ संबंध में मृत्यु की वजह से होता है। जैसे अंत तो होगा ही होगा भाई, जरूरी है, क्योंकि नश्वर शरीर है हम लोगों का। तो अगर मान लीजिए प्रेमी प्रेमिका के बीच है और अगर कोई एक चला गया तो भौतिक रूप से तो उसका संबंध खत्म हो गया। तो क्या हुआ कि संबंध का अंत हो गया, लेकिन बिगड़ना वाली स्थिति उसके पहले ही चली जाती है। अंत अंत उस वाली स्थिति में जिसमें संबंध बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समूह गति का महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में समूह गति का क्या महत्व है, इसे हम निम्न पॉइंट से द्वारा जान सकते हैं। पहला पॉइंट है शिक्षा प्रक्रिया के निर्माण में। जैसा कि लिखा हुआ है, तो शिक्षा प्रक्रिया के निर्माण में समूह गति का बहुत अधिक महत्व है। देश काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया का निर्माण करना एक जटिल कार्य होता है, आप सभी जानते हैं, जिसे एक अकेला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। इसके लिए भाई अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अधिक अनुभवी व्यक्तियों के चयन से लेकर शिक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा जो तैयार की जाती है, करने में समूह गति का अध्ययन आवश्यक होता है। मतलब अब कौन व्यक्ति अनुभवी है, इसका चयन करना, या शिक्षा प्रक्रिया कैसी हो, अगर आपको समूह गति के आपने समूह गति का अध्ययन किया है तभी आप इसको अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। और इसका अध्ययन क्योंकि इसका अध्ययन करना जरूरी इसलिए हुआ कि अगर आप ऐसी शिक्षा प्रक्रिया बना देंगे तो केवल नाम मात्र की आप डिग्री पा गए या विकास और उत्थान हो जरूरी नहीं है, क्योंकि शिक्षा केवल एक व्यक्ति के लिए तो होती नहीं है, वह संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए होती है। इसलिए किसी भी मतलब शिक्षा प्रक्रिया का निर्माण जो होता है उसका समुचित विकास करने के लिए नितांत आवश्यक है कि समूह गति का अध्ययन किया जाए। दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा प्रक्रिया में शामिल होने वाले तत्वों या कारकों का निर्धारण करने में। तो शिक्षा प्रक्रिया में शामिल होने वाले तत्व या कारकों का निर्धारण करने में समूह गति का महत्व होता है। शिक्षा प्रक्रिया में तत्व कारक का जो निर्धारण होता है उसमें भी समूह गतिशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, कितना धन लगेगा, कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, व्यक्तियों के कार्यों का बंटवारा किस आधार पर किया जाए, आदि प्रश्न जो हैं उनका सटीक उत्तर समूह गति के अध्ययन के बगैर दे पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है शिक्षा प्रक्रिया के सफल संचालन या क्रियान्वयन में समूह गति का क्या महत्व है। तो शिक्षा प्रक्रिया के सफल संचालन या क्रियान्वयन में भी समूह गति का महत्व है। समूह गति के अध्ययन के बाद यह तय करना बहुत सरल हो जाता है कि शिक्षा प्रक्रिया का संचालन या क्रियान्वयन कैसे किया जाए। मतलब जैसे कि एक टीचर जब जानता है कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, इस ढंग से पढ़ाया जाए, वह समूह गति के कारण, जैसा कि हमने पूरा समूह गति आपको बता दिया है भावनात्मक रूप से किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ा होता है, तो वह संचालन करने में भी सहायता प्रदान करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में। तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में समूह गति का महत्व, जब इतने पूरे में महत्व है तो अंत में आप कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने में समूह गति का महत्व हो सकता है। आप जैसे कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? स्वस्थ, सशक्त, सृजनशील, सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करना, देश को सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर करना, सुविधाओं का सृजन करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, वह सभी तरह से देश की रक्षा करना आदि शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो इन सब के लिए क्या जरूरी है? जब आप समूह गति का अध्ययन किए रहेंगे तो अच्छे ढंग से आप अपना शैक्षिक प्रक्रिया का निर्माण करेंगे, उसमें तत्वों का निर्धारण करेंगे, सफल संचालन करेंगे, और अंततः जब आप इन सब चीजों का प्रयोग कर लेंगे तो आप शिक्षा का उद्देश्य भी प्राप्त कर सकेंगे। तो इन सब का जब समूह गति का अध्ययन किए रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से बच्चों के अंदर भ्रातृत्व की भावना लानी है, कर्तव्य परायणता की भावना लानी है, दया की भावना लानी है, प्रेम की भावना लानी है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में समूह गति का महत्व है। आगे चलते हैं। ये महत्व जो बताया है ये पूरा एक हिसाब से सार आ गया है। बस अंतिम में थोड़ा सा सुझाव के तौर पर ये स्लाइड बनाई गई है कि
शैक्षिक कक्षाओं के समूह संबंधों में सुधार है सुझाव। तो जो शैक्षिक कक्षाओं में समूह होते हैं वो खासकर बच्चों के ही बीच में होते हैं, और इसको सुधारने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, इसमें इस पॉइंट में है। जैसे शिक्षक के संबंध में क्या है कि पहली बात तो शिक्षक को विषय का ज्ञाता होना चाहिए, साथ साथ जो उसका व्यक्तित्व है वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, और बहुत अधिक कठोर वाणी का नहीं होना चाहिए। भाषा सरल और हास्यप्रद हो, विनोदी स्वभाव का हो, जिससे वो बच्चों के बीच जो संबंध होते हैं उनको बना सके, मतलब एक बच्चे का दूसरे बच्चे के प्रति समूह बना सकें और उसको निश्चित दिशा में मोड़ सके, मतलब अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। दूसरा हमने लिखा है विद्यालय में निर्देशन और परामर्श केंद्रों की, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, केंद्रों की स्थापना, परामर्श केंद्रों की स्थापना में यहाँ पे होना था, तो स्थापना के संबंध में। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक विद्यालय में परामर्श और निर्देशन के केंद्र स्थापित होने चाहिए, और निर्देशन और परामर्श हेतु संवेदनशील एवं प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे जो विद्यार्थी है उनको उचित निर्देशन और परामर्श दिया जा सके, क्योंकि हर बच्चे की जो मतलब हर स्टूडेंट्स की जो क्षमताएं होती हैं या सोचने का दृष्टिकोण होता है या समझने का दृष्टिकोण होता है अलग अलग होता है, तो उनको अलग अलग ढंग से परामर्श और निर्देशन के द्वारा समूह गति को अच्छी दिशा में मोड़ा जा सकता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है विद्यालय सूचना तंत्र के संबंध में। विद्यालय सूचना तंत्र के संबंध में क्या है कि विद्यालय का जो सूचना तंत्र है वह उसकी व्यवस्था बहुत उत्तम होनी चाहिए। उत्तम होने से क्या होता है, मान लीजिए कोई सूचना यहाँ निकली, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स बच्चे कुछ और करते हैं और एक टीचर सुनता है या फिर एक बच्चा सुनता है तो टीचर को बताता है कि फला बच्चे ने यह कहा है, तो अगर क्लियर ढंग से सुना नहीं या सूचना तंत्र सही नहीं है तो गलत फहमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जब गलत फहमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो इससे जो विकास होता है समूह के प्रति दुर्भावना विकसित हो जाती है। तो इसलिए सूचना तंत्र का एकदम अच्छा होना जरूरी है। समय समय पर परीक्षाओं की सूचना क्या है, गतिविधियां हम लोगों को क्या करनी है आपस में, इन सब की सूचना इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद मैंने पॉइंट किया है शैक्षिक भ्रमणों का आयोजन के संबंध में। शैक्षिक भ्रमण के आयोजन के संबंध में यह है कि शैक्षिक भ्रमणों का आयोजन किया जाना चाहिए, और इसके माध्यम से केवल ये नहीं कि गए और केवल घूम आए, अच्छे से बच्चों के अंदर जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसको अवलोकन कैसे करना है इसकी भावना विकसित करना चाहिए, क्योंकि अगर वो वास्तविक परिस्थितियों का अवलोकन करेगा तो अपने देश में कैसे कैसे घटनाएं हो रही हैं या क्या क्या हो रहा है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, तो उसको आपस में सहयोग करने की भी भावना उत्पन्न होगी। अपने क्लास में भी वह सोचेगा कि जब व्यक्ति मान लीजिए देश में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि वह व्यक्ति फला व्यक्ति की मदद कर रहा है जैसा कि उसका कोई संबंध नहीं है, तो यह सब देखकर भी अपने समूहों में वह सोचेगा कि हमको भी अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करना चाहिए। इस तरह से कक्षाओं में समूह संबंधों का सुधार होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है शिक्षक अभिभावक संपर्क के संबंध में। इसमें क्या है कि कोई भी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या यूनिवर्सिटी हो, उसमें शिक्षक अभिभावक का एक संपर्क मतलब वर्ष भर में एक या दो तो संपर्क होनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, टीचर अच्छे से अपने स्टूडेंट्स के बारे में जान पाता है और अभिभावक भी अपने बच्चों की प्रगति या फिर क्या उसके द्वारा किया जा रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जब दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है कि हाँ बच्चा मेरा ऐसा है और टीचर को पता चला जाता है कि बच्चा इस परिस्थिति में है, ऐसा है, तो वह उसी अनुसार उसके विचारों को बदलने के लिए क्या टूल्स प्रयोग करने हैं, सही दिशा में मोड़ने के लिए क्या करना है उसका निर्धारण कर पाता है। इसलिए शिक्षक अभिभावक संपर्क के द्वारा समूह संबंधों को सुधारा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में हमेशा किसी न किसी से बहस ही करता रहता है, तो टीचर तो यही सोचेगा कि ये झगड़ाउड़ू टाइप का है या क्या, लेकिन अगर वो अभिभावक से संपर्क करता है तो उसकी स्थिति के बारे में जानेगा और कारण जान जाएगा कि आखिर ऐसा क्या है जो इसके साथ ये इस तरह का व्यवहार करता है, तो उसके अनुसार कुछ ऐसी टेक्निक से अपनाएगा कि उसकी जो ये आदत है वो धनात्मक रूप में परिवर्तित हो जाए। फिर उसके बाद आता है पारस्परिक संबंधों के संबंध में, जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, शिक्षक का शिक्षक के साथ और शिक्षक का कर्मचारियों के साथ, शिक्षक का विद्यार्थी के साथ या अन्य समूह के साथ, या विद्यार्थियों का विद्यार्थियों के साथ
जो संबंध है वो सकारात्मक होना चाहिए, और खासकर अगर ये जैसे मान लीजिए शिक्षक और शिक्षक ही आपस में संबंध अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो इसका प्रभाव पूरा प्रभाव क्या होता है, क्लास में पड़ता है। कभी कभी बच्चे तो दंड हो जाते हैं, और अगर शिक्षक शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, अपने स्टाफ के साथ एकदम उचित व्यवहार कर रहा है, तो इसका समूहों में क्या असर पड़ता है, बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है कि देखिए ये लोग कितना अच्छे से मिलकर काम करते हैं एक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कि फला टॉपिक हमें क्लियर करना है या फला कोर्स क्लियर करना है, मिलकर इतने अच्छे से करते हैं, हम लोगों को भी अच्छे से काम करना चाहिए। इस तरह से समूह का जो विकास होता है कक्षाओं में, मतलब बच्चों के बीच में जो आपस में विकास होता है, वह धनात्मक रूप से आगे बढ़ता है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं इतना, जैसे निष्कर्ष स्वरूप में हम देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया पूरी क्लास में, एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में गया या एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क पढ़ने की जो बातें हुई समूह गतिविधि, तो क्या कंक्लूजन इन लाइन क्या आता है, कंक्लूजन इन लाइन यही आता है कि जो देखिए लिखा हुआ है विकास हेतु नितांत आवश्यक, जो समूह गति का अध्ययन है, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसके विकास के लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो एक शिक्षक के लिए समूह गति का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि वह शिक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी संदर्भ ग्रंथ सूचियां हैं, सूची है क्लास। इस तरह से मैं ये टॉपिक खत्म कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आरती, यस मैम। बट आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। जो फर्स्ट डे की जो थोड़ी सी कमी थी वो मुझे लगा पूरी हो गई है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत अच्छा किया और सुधार हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू मैम। तो अब चूंकि आरती ने अपना प्रेजेंटेशन नहीं अब कंप्लीट कर लिया है, अब किसी को भी कोई भी क्वेरी हो इन तीनों दिनों की तो वो आरती से पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो आरती से। आरती, मुझे लग रहा है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने समझाने की कोशिश की, कोई क्वेश्चंस नहीं होगा शायद, तभी कोई नहीं हैंड रेस कर रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है एक तरीके से ये कि आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि सबकी क्वेरीज जो भी हैं वो क्लियर हो गई। थैंक यू मैम। पूनम गुप्ता ने हैंड रेस किया है। हाँ पूनम, बताइए क्या मैम, क्वेरी है आपकी। क्वेश्चन तो नहीं लेकिन थोड़ा फीडबैक देना चाहेंगे हम। यस मैम। जो इनकी फर्स्ट स्लाइड है, आप फर्स्ट स्लाइड खोल लीजिए एक बार। यस मैम। यस मैम, खुल रही है, अब पीछे जा रहा है। आरती, आप ये मोबाइल से चेक कर रहे हो? यस मैम। अच्छा, यस मैम, ओपन है। इसमें हाँ पूनम इसमें जो बताइए। सीरियल वाइज बताया गया था, वैसे आपने नहीं डाला हुआ है। क्या चीज और बताइए? बस यही बोल क्या क्या पूनम फिर से रिपीट करिए, समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। इसमें जो सीरियल वाइज था वो नहीं ऐड है, और लोगो भी बहुत धुंधला सा दिख रहा था, बस यही बोलना था। थोड़ा बड़ा जूम करके डालिएगा तो अच्छा दिखेगा।
मैम जगह नहीं थी तो इतना मजबूरी में करना पड़ा। और ये अभी जूम लोगो वाली बात तो दूसरी बात आपने क्या बोला? अच्छा, क्वेश्चन नहीं बोला। ये नहीं, सीरियल वाली बात क्या बोला? सीरियल अच्छा, का जैसे अच्छा, ना, एक तो जैसे आपने लाइन से डाल कोई दिया है, बात वैसे ना, नहीं, कोई वैसे ना बात करके आप वैसे डालते तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता। ये ऐसा जितना कोई नहीं, सब पे सीक्वेंस को लेके कह रहे हैं, जैसे एक यूनिफॉर्मिटी हो सकती है फर्स्ट पेज में। हम कहना यस चाहते मैम। हैं कि बात नहीं यूनिफॉर्मिटी, लेकिन जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो एक यस मैम। यूनिफॉर्मिटी से जो फर्स्ट पेज बताया गया आप लोग को एग्जाम क्लास में, उसी हिसाब से करना। और एक आरती मुझे कहना था, हाँ ये डॉक्टर पूरा लिख दिया है, लेकिन वैसे लिखते नहीं है, डॉक्टर DR डॉक्टर के लिखते हैं, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके डॉक्टर मैम। तनुजा भट्ट लिखा है ना, तो आपने पूरा डॉक्टर लिखा हुआ है, तो नॉर्मली ऐसे नहीं लिखा जाता है। और बेटा आपने वो जो रेफरेंसेस लिखे उसे मैंने देखा, जो आपने कहीं से जैसे ना अपने वेबसाइट से कुछ साइट से मटेरियल लिया हुआ है, तो आपने डायरेक्ट केवल उसकी वो लिख दी है, क्या लिंक लिख दी है, ठीक है। नो मैम, लेकिन पूरा लिंक क्यों लिखी, देखो आप देखो, पहुंचो उस रेफरेंस पे पहुंचो एक बार। यस मैम। ओके मैम। अच्छा। ये स्क्रॉल नहीं होता क्या जल्दी से? मैम ये इसी तरह बढ़ रहा है। अब मैम हो नया जाता है मोबाइल उसमें, करो। टाइम लग सिस्टम रहा आरती है। ऊपर प्रेजेंटेशन से हटा के वैसे करोगे तो स्लाइड बाय स्लाइड आ जाएंगे, दिख जाएगा आपको। प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे हटाया जाता है जिसमें कट्टम का निशान लगा हुआ है? हाँ इस तरह ना। हाँ, हाँ बस ऐसी स्लाइड कर दो, बस हल्का सा रेफरेंस मुझे दिखा दो आपने कैसे लिखा है। यस मैम। रेफरेंसेस में आप सभी लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो, देखो जैसे कोई भी वेबसाइट लिखी हुई है आपने ना, यस मैम। जैसे 4 है 5 है, फिर चला गया, रुक कहाँ जाइए गया, मैम कुछ। रुक जाइए मैम। बस ऐसे ही कर दो, मत करो उसको बड़ा मत करो। ठीक है मैम, ऐसे ही कर देंगे। यस मैम। हाँ ऐसे ही कर दो, देखो अब जैसे इसमें ये है ना, मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपने केवल लिंक उठा के डाल दिया इसमें, लेकिन ऐसे नहीं लिखते ना, इसका रेफरेंस लिखने का तरीका, जब किसी लिंक के थ्रू आप कोई मटेरियल अपना यूज करते हो किसी भी चीज में, तो वहां यस पर मैम। लिखने का जो आपको रेफरेंसेस बताएंगे, जैसे आपको टाइटल लिखना होता है, फिर रिट्रीव फ्रॉम करके इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। आप लोग को रेफरेंसेस पढ़ाए गए हैं ना डिफरेंट डिफरेंट की, जब बुक्स का लिखते हैं, जर्नल्स का लिखते हैं, लिंक्स किसी वेब पेज के थ्रू आपने जब किया, तो उस तरह से यहाँ पर नोट डाउन करना चाहिए, बाकी है ना, तो मैम इसी में मुझे करेक्शन। मैम बताओ आरती। ऐसा मैम ऐसा ही मेरी जानकारी में मैम क्लास में पूरा पूछ लीजिए मैम, ऐसा ही गोपाल सर ने कहा था कि अगर लिंक है तो उसको उसी को लिंक को पेस्ट कर देना है मैम, इसीलिए सारे के आप सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। आप एक बार जाके जो सर ने पढ़ाया, हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो, लिंक को एज डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, अपनी कॉपीज में भी रिवीजन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ओके मैम। है, ठीक है। यस अभिषेक मैम। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अभिषेक, यस मैम। यस मैम। हाँ अभिषेक बताओ। पहला तो फीडबैक ये है, जैसा कि आपने जो लास्ट में रेफरेंस में दिया है, वो यस सर। साइट आपने पूरी कॉपी की है, उस साइट को थोड़ा जहाँ से .com है इंड में लिखा होता है वहाँ से ली जाती है साइट, आपने गलत तरीके से डाल दी है, उसको थोड़ा देख लेना। दूसरी चीज, एक आपने स्लाइड में सर पारस्परिक सर संबंध के बारे में। जी। सर एक मिनट, एक मिनट सर। सर जो साइट लिंक थी उसको मैंने कॉपी कर पेस्ट कर दिया है। डायरेक्टली नहीं होती, पेस्ट नहीं कर सकते उसको। ओके सर, ठीक है सर, मैं इसको आरती, तो देख आपका लूंगी। मेन फीडबैक यही है कि आप थोड़ा सा रेफरेंसेस को देख लेना, ठीक है। ओके मैम। आप रेफरेंसेस को देख के टीचर ने जो पढ़ा, देखो आप लोग बड़े क्लासेस में आ गए हो, इतने बड़े क्लासेस में स्पून फीडिंग नहीं होती है, आपको ओके हिंट दिया मैम। जाता है, बाकी का काम आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस होता है हायर एजुकेशन में, तो ओके आपको मैम। जो बताया गया है उसके अलावा भी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम।
तो इसी के साथ, अब किसी की कोई क्वेरी नहीं, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में एक न्यू प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।